Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Quantum mechanics lecture about time evolution of expectation values. Earlier we discussed about expectation values and how to denote expectation values and related theorems. Now today we discuss about time evolution of expectation values. Time dependent of the expectation values of a linear operator. Let's suppose a linear operator A is if psi स्टेट वेक्टर इज नॉर्मलाइज्ड। यहाँ पर हम अगर एक लीनियर ऑपरेटर लेते हैं ए, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज जो है वो हमने डिनोट करनी है। तो हमें पता है कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज होती हैं उनको हम एंगल ब्रैकेट्स में इस तरह से डिनोट करते हैं। कोई भी आपके पास ऑपरेटर होगा उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हम इस तरह से लिखते हैं एंगल ब्रैकेट्स में। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो किसके इक्वल होती हैं? साई स्टेट वेक्टर ऑफ साई ऑपरेटर ए इंटू स्टेट वेक्टर ऑफ साई। नॉर्मलाइज का मतलब क्या है कि वो नॉर्मलाइज हो। हमें पता है कि दो स्टेट वेक्टर्स अगर होंगे तो उनका सम जो इक्वल टू 1 आ जाए तो वो नॉर्मलाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमने सपोज किया है कि अगर हमारे पास टाइम डिपेंडेंट ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हैं किसी भी लीनियर ऑपरेटर की, तो उसमें जो हमारे पास स्टेट वेक्टर है वो नॉर्मलाइज्ड हो। अब टाइम डिपेंडेंट ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज है तो हम इसको ये टी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल आप साई भी लिख सकते हैं, टाइम डिपेंडेंट लिख लिया है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप टी साथ में मेंशन करें, लेकिन अगर लिख लें तो इट्स बेटर कि ये टाइम डिपेंडेंट को डिनोट कर रहे हैं। अब टाइम डिपेंडेंट है तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के हिसाब से। तो इन दोनों जो आपके पास ये एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हैं ऑपरेटर ए की, उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपके पास क्या आ जाएगा? डी ओवर डी टी इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू डी ओवर डी टी इंटू साई ऑफ टी ए इंटू साई ऑफ टी। ये आपके पास जो तीन टर्म्स हैं, ठीक है, दो स्टेट वेक्टर्स ऑपरेटर, इनको हम डी ओवर डी टी टाइम के रिस्पेक्ट से जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। तो किस तरह से डेरिवेटिव इसका हमारे पास आएगा कि पहले आपके पास डी ओवर डी टी इंटू साई ऑफ टी, कि फर्स्ट जो आपके पास फंक्शन है साई ऑफ टी उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। सेकंड और थर्ड फंक्शन आपके पास एज इट इज ही रहेंगे, लीनियर ऑपरेटर ए इंटू साई ऑफ टी, प्लस आपके पास फर्स्ट और थर्ड फंक्शन वैसे ही रहेंगे। सेकंड का आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा डी ए ओवर डी ऑफ टी, प्लस फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास फंक्शन एज इट इज ही रहेंगे और थर्ड का आप क्या करेंगे? डेरिवेटिव ले लेंगे डी ओवर डी टी। तो इसको हमने क्या कहा कि ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू स्विंजर इक्वेशन। स्विंजर इक्वेशन जो है हमने क्वांटम पास्टुलेट्स में जो है वो थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन देखी थी कि वो हमारे पास क्या होती है, हैमिल्टोनियन के इक्वल होता है। ये वाली जो टर्म आपके पास है ये पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करती है, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करती है टर्म, इंटू स्टेट वेक्टर ऑफ साई विच इज इक्वल टू ई इंटू साई स्टेट वेक्टर ऑफ साई। तो ये वाली टर्म जो है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज इज कॉल्ड, यहाँ पर ऐसा आएगा, इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन को हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यूज अगर हम पुट कर दें ये हैमिल्टोनियन की, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? एच इंटू साई स्टेट वेक्टर विच इज इक्वल टू ई इंटू साई ऑफ स्टेट वेक्टर। तो ये आपके पास स्विंजर इक्वेशन है। इसको अगर हम ई की पुट करें तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? आपको पता है स्टार्ट में मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जर्वेबल्स को, ऑपरेटर्स को, और किस तरह से उनकी वैल्यूज जो है हम डिनोट करते हैं, वो हमने इसको किया था, पोटेंशियल मोमेंटम को भी किया था और एनर्जी की वैल्यू को भी। मोमेंटम की वैल्यू आपके पास पोजीशन के स्टेट में आती है और एनर्जी की वैल्यू आपके पास टाइम पर डिपेंड करती है, यानी कि ओटा एज काट कर ली ओवर कर ली ऑफ टी, ये आपके पास एनर्जी की वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू हमने इधर पुट की है इनटू स्टेट वेक्टर ऑफ साई। अब ये आपके पास वैल्यू है, इसमें हमने क्या किया है कि करली ओवर करली टी साई जो स्टेट वेक्टर है उसको इसी तरफ रहने दिया। आपने क्या किया? एओटा एज कट जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो इस साइड पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा।
तो ये आपके पास इस टर्म में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसकी वैल्यूज हमने क्या किया है, एनर्जी ऑपरेटर की जो है वो वैल्यू हमने पुट की है, जो कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं थ्योरम्स में, क्वेश्चंस में, कि वो किसके इक्वल होती है, आयोटा इज कट कर्ली ओवर कर्ली ऑफ टी। तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। ये अब वाली टर्म कैसे आई है, हमारे पास था 1 ओवर एयोटा एज कट। हमने क्या किया, यहाँ पर एयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और एयोटा से डिवाइड भी किया। तो हमारे पास क्या आ गया, एयोटा ओवर एयोटा था तो एयोटा स्क्वायर बन गया एच ऑफ साई ऑफ स्टेट वेक्टर। तो अगर हम डैगर अप्लाई करें दोनों टर्म्स में, ये पहले यहाँ पे एक स्टेप छोटा सा, एयोटा स्क्वायर हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने माइनस लिख लिया, एयोटा ओवर एच कट आ गया इंटू एच ऑफ साई स्टेट वेक्टर। दोनों साइड पे अब हमने क्या किया, डैगर अप्लाई किया। डैगर हम लेंगे तो हमें पता है कि जब हम डैगर लेंगे तो जो एयोटा वाली टर्म्स के साथ माइनस होगा, यानी कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स टर्म होगी, उसका हम क्या करते हैं, वो साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ट्रांसपोज लेते हैं डैगर में और हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास एयोटा वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आप ये देखें, ये जो स्टेट वेक्टर है साई, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब आप डैगर अप्लाई करेंगे तो ये इस टर्म में आ जाएगा। इसी तरह से इस साइड पे जब अप्लाई करेंगे तो ये डैगर जो है वो अप्लाई होगा, तो ये स्टेट वेक्टर की स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 में हम इसको अप्लाई करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी उसमें हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, साई की वैल्यू पुट करनी है हम, डी ओवर डी टी यानी कि करली ओवर करली टी, उसके रिस्पेक्ट जो है वो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। तो आपके पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू एयोटा ओवर एज कट साई ऑफ एच, ये वाली पूरी वैल्यू उसकी जगह पे पुट कर दी। और ये सेकंड और थर्ड फंक्शन आपके पास एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो आपने पुट की है, ये फर्स्ट सेकंड और वो फंक्शन आपके पास एज इट इज़ ही आ गया। प्लस एयोटा ओवर एज कट, ये हम बाहर लिख लेते हैं, प्लस स्टेट वेक्टर ऑफ साई एच ए इंटू साई। सेकेंड टर्म में वैल्यू पुट की प्लस। अब थर्ड वाली टर्म में हमारे पास वैसे ही आ जाएगा डी ओवर डी टी, जो हमारे पास सेकंड में थी उसको हमने लास्ट में लिख लिया, क्योंकि डी ओवर डी टी है और साई जो है वो आपके पास स्टेट वेक्टर, उनकी वैल्यू जो है वो उसी तरह से सेम आएगी। दोनों की वैल्यू जो हमने उस इक्वेशन 1 में पुट कर ली। इसमें आप देखें एयोटा ओवर एज कट, दोनों इक्वेशंस को, ये दोनों टर्म्स को अगर हम कंबाइन करें, एयोटा ओवर एज कट जो है वो कॉमन लिया, यहाँ पर हमने एयोटा ओवर एच कट जो है वो कॉमन लिया है इंटू साई। तो ये आपके पास क्या है, एच ऑफ ए, तो ये आपके पास एच ऑफ ए है। तो यहाँ पे हमने अगर माइनस ए ऑफ एच लिखना है तो आपके पास ये टर्म जो है वो चेंज होके माइनस ए ऑफ एच आ जाएगा। यहाँ पर ये वाली टर्म जब आप कॉमन लेंगे, ये इस तरह से प्लस साई डी ए ओवर डी टी इंटू साई स्टेट वेक्टर। ये हमने माइनस वाली टर्म इस तरह से बनाई है। ये हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कि दो टर्म्स अगर दो ऑपरेटर्स हैं माइनस हो रहे हैं तो ये आपके पास कम्यूटेशन रिलेशन को डिनोट करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब हमने वो चेंज किया है, माइनस ए ऑफ एच लिया है, एच ऑफ ए है, तो जब माइनस ए ओ एच लिखेंगे, जब उसके ऑपरेटर को चेंज लिखते हैं तो वो माइनस ए ऑफ एच लिखते हैं। तो ये आपके पास जो टर्म आ जाएगी ये एक कम्यूटेशन रिलेशन को शो करेगी, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं कि आपके पास दो ऑपरेटर है माइनस वही ऑपरेटर लेकिन फर्स्ट वाला सेकंड में, यानी कि ए बी माइनस बी ए, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उसको अगर हम लिखते हैं तो वो आपके पास कम्यूटेशन रिलेशन बन जाता है, जिसको हम ये जो है वो ब्रैकेट्स में इस तरह से लिखते हैं। तो योटा ओवर एज का ये कम्यूटेशन रिलेशन बन गया कि दो ऑपरेटर जो है वो एच और ए कम्यूट कर रहे हैं इंटू प्लस डी ओवर, ये आपके पास हमने क्या कहा था कि नॉर्मलाइज हो जाएगा। नॉर्मलाइज का मतलब कि जो आपके पास साई और साई है वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, डी ए ओवर डी ऑफ टी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोस्टली ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सप्लिसिटी ऑन टाइम। मोस्टली हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में वो डिपेंड नहीं करते एक्सप्लिसिटी पे। द ऑपरेटर विच डिपेंड डायरेक्टली एक्सप्लिसिटी ऑन टाइम
द ऑपरेटर्स विच डिपेंड ऑन फंक्शन इन डायरेक्ट ऑन टाइम, कि ये दो आपके पास कंडीशन है कि ऑपरेटर डायरेक्ट जो है वो डिपेंड करें ऑन टाइम पे एक्सप्लिसिटली पे, और सेकंड आपके पास क्या है, द ऑपरेटर्स विच डिपेंड ऑन फंक्शन इन डायरेक्ट ऑन टाइम, कि वो फंक्शन पे डिपेंड करें इन डायरेक्ट ऑन टाइम पे। इसको हम देखते हैं कि ये आपके पास ऑपरेटर ए था जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज आपने लिखी, उसको डी ओवर डी टी से आपने जो है वो डेरिवेटिव लिया, डिफरेंशिएट किया, तो वो किसके पास आपके पास टर्म क्या आ गई, ओटा ओवर एज का साई कम्यूटेशन रिलेशन एच ऑफ ए इंटू साई। तो इफ अगर हमारे पास ये कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो इक्वल टू जीरो आ जाए, तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली टर्म जो है आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस टर्म का जीरो होने का मतलब कि आपके पास ये पूरी टर्म जो है वो इक्वल टू जीरो आ जाएगी। लेकिन ये जो आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ ए विच इज इक्वल टू कांस्टेंट ए इज सेड टू बी कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो ए को हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी अगर इस टर्म को सॉल्व करें, तो ए को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ मोशन। दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ एन ऑपरेटर दैट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, अगर डिपेंड ना करें टाइम पे, इफ तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये वाली सारी टर्म जीरो हो जाएगी। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, तो डेरिवेटिव भी लें तो वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, तो आपके पास वो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो उसका क्या मतलब है, हमारे पास जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा दो ऑपरेटर्स का वो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। दोनों तरह से हम देख रहे हैं, दो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, द ऑपरेटर्स विच डिपेंड डायरेक्टली ऑन टाइम और द ऑपरेटर्स विच डिपेंड ऑन फंक्शन इन डायरेक्ट ऑन टाइम, कि ये फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं ये कम्यूटेशन रिलेशन में, कि अगर हमारे पास ये इनडायरेक्टली अगर हम देखें वो जीरो के इक्वल आता है, देन आपके पास क्या आता है। तो ये आपके पास रिलेशन किसके इक्वल होता है, एच ऑफ ए माइनस ए ऑफ एच। ए इज कम्यूट विद हैमिल्टोनियन एज कांस्टेंट इन टाइम, कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो ए है वो कम्यूट कर रहा है विद हैमिल्टोनियन एज कांस्टेंट इन टाइम, कि टाइम आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन वो कम्यूट कर रहा है। तो कम्यूटिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो भी हम जो है वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, कि जो अगर दो ऑपरेटर जो हैं वो कम्यूट कर रहे हैं तो उनका सोल्यूशन इक्वल टू जीरो होगा। इट्स मीन टू वो दोनों ऑपरेटर जो है वो कम्यूट कर रहे हैं। तो ये आपके पास आज का हमारा ये वाला लेक्चर था कि टाइम डिपेंडेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज क्यों किस तरह से टाइम पर डिपेंड करती हैं। Thank you so much and Allah Hafiz.